Very good evening to all of you. Yes, this is Nikita here from LearnX Nursing. मैं आप सभी का LearnX Nursing प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ. Today we will discuss NORCET PYQ series number 35. So start करते हैं. Just a minute. Okay. Question number 1. A 20-year-old male patient comes to OPD with severe vomiting for 2 days. ठीक है? With orthostatic hypotension, the following metabolic complications can be seen in this patient except. क्वेश्चन क्या पूछा है कि 20 साल का मेल पेशेंट है, ठीक है, वो ओपीडी में आपके पास क्या कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है? सीवियर वोमिटिंग, ठीक है, प्लस हाइपोटेंशन, ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी है, एंड कब से है? फ्रॉम 2 डेज. तो यहाँ पे आपको कौन सा मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में मिलेगा किसी एक को छोड़ के? देयर विल बी हाइपोकैलेमिया, देयर विल बी हाइपोक्लोरेमिया, देयर विल बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड देयर विल बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. कोई भी 3 ऐसे मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट में होंगे, लेकिन किसी एक को छोड़ के. सी, जब पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग है, ठीक है, एंड पेशेंट, हमारे स्टमक में क्या एसिड रहता है? HCl, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयंस है वो भी बाहर आ रहे हैं वोमिटिंग के थ्रू, क्लोरीन जो है वो भी बाहर आ रहा है. सो हाइपोक्लोरेमिया जो है, यस, वो तो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है. एंड जब हाइपोक्लोरेमिया होता है, HCl आयंस जब बाहर आते हैं तो हमारा पोटेशियम जो है वो भी लूज होता है, ठीक है, मतलब कि लॉस होता है बॉडी से. तो अगेन देयर विल बी हाइपोकैलेमिया भी होगा पेशेंट को, ठीक है. एंड जब हाइपोकैलेमिया और हाइपोक्लोरेमिया हो रहा है, विद दैट पेशेंट को मेटाबॉलिक कंडीशन होगी एंड पेशेंट विल हैव एल्कोलोसिस. क्यों एल्कोलोसिस होगा? क्योंकि HCl आयंस, ठीक है, HCl क्या है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक कंटेंट जो है वो तो बाहर आ जा रहा है, सो क्या हो जाएगा? एल्कोलोसिस. बट ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, ये कभी भी सीवियर वॉमिटिंग वाले पेशेंट में हमको नहीं मिलता है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? हाइपोकैलेमिया भी होता है, हाइपोक्लोरेमिया भी होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A young boy with type 1 diabetes present with unconsciousness, ठीक है, एक यंग बॉय है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, यानी कि जुवेनाइल डायबिटीज है, एंड पेशेंट इज हैविंग अनकॉन्शियसनेस, ठीक है. His urine is subjected to a test and the result is provided below. The test that is done, ठीक है. क्वेश्चन ये पूछा है कि यूरिन टेस्ट किया गया है, ठीक है, एंड जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में. सो ये टेस्ट जो किया है, इस टेस्ट का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस इमेज को अच्छे से देखते हैं तो ये क्या दिख रहा है? एक पर्पल कलर का रिंग, ठीक है, पर्पल कलर रिंग इन द टेस्ट ट्यूब फॉर्म हो गया है. सो ये बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, रोथरा टेस्ट होता है, बायूरेट टेस्ट होता है, या फिर फॉर्चेट टेस्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेनेडिक्ट टेस्ट हमको पता है, ये हम क्यों करते हैं? फॉर ग्लूकोज एनालिसिस इन यूरिन, ग्लूकोज एनालिसिस इन यूरिन. तो ये तो हमारा आंसर यहाँ नहीं होगा, ठीक है. देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी जो है रोथरा टेस्ट, ये हम क्यों चेक करते हैं? मतलब क्या चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है? टू चेक द कीटोन बॉडीज, टू चेक कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ठीक है. एंड जब हमें कीटोन बॉडीज यूरिन में चेक करनी होती है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? कलेक्ट 5 ml यूरिन, ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं 1 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसमें हम और प्लस करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है. एंड ऐसा करने के बाद में यूरिन टेस्ट में जो है एक पर्पल कलर का रिंग फॉर्म होता है इफ कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक है. सो हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो टेस्ट ट्यूब में पर्पल कलर का रिंग है,
इसमें क्या कर रहा है पेशेंट, सॉरी क्या कर रहा है स्टाफ, लैब वाले क्या चेक कर रहे हैं इसमें, कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, और अगर प्रेजेंट है तो वहां पे पर्पल कलर का रिंग जो है वो फॉर्म होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज रोथरा टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है रोथरा टेस्ट। ठीक है, देन बायोरेट टेस्ट में क्या करते हैं, प्लीज राइट डाउन। एक अभी हमने देखा बायोरेट टेस्ट। ठीक है, बायोरेट टेस्ट भी यूरिन टेस्ट ही होता है, ये हम देखते हैं टू चेक प्रोटीन फॉर यूरिन, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है क्या, ये देखने के लिए। ठीक है, एक टेस्ट होता है फाउचेट टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें हम लेटेंट जॉन्डिस को रूल आउट करने के लिए, ठीक है, पुराना जॉन्डिस, टू रूल आउट लेटेंट जॉन्डिस। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करते हैं, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है क्या, इसके लिए यूरिन टेस्ट को चेक किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। रोथरा टेस्ट में क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए। बायोरेट टेस्ट से क्या चेक करते हैं, प्रोटीन इन द यूरिन, एंड फॉर्चेट टेस्ट से क्या चेक करते हैं, टू रूल आउट द लेटेंट जॉन्डिस। क्लियर है अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिब्स आर फ्रैक्चर्ड इन द गिवन एक्सरे। ठीक है, ये आपको एक्सरे दिया हुआ है एंड आपको इसमें बताना है कि कौन से नंबर के जो रिब्स है वो फ्रैक्चर है, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ ओनली, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स, एंड फिफ्थ सिक्स एंड द सेवेंथ रिब्स। देखो अगर हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं, ठीक है, अगेन आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5 6 7 तक के जो है वो यहाँ पे रिब्स जो है वो फ्रैक्चर है। इस राउंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ रिब्स जो है वो यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, इसमें से 7 जो होती है उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है, एंड 8 सॉरी, हाँ स्टार्टिंग के जो 7 रिब्स होती है उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 9 10 जो होती है उसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, एंड 11 एंड 12 नंबर की जो रिब्स होती है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, दे कैन इजीली मूव, फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना साइन ऑन, कौन सा साइन पूछा, बनाना साइन ऑन द यूएसजी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमको यूएसजी में बनाना साइन जो है वो दिखता है। ठीक है, ओम्फेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफेली एंड एनसेफेलोसील। यस, बनाना साइन हमको दिखता है स्पाइना बाइफिडा में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल सेरेब्रल कॉन्जुगेशन, एबनॉर्मल सेरेब्रल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सेरेब्रम है वो फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैटेड सेरेब्रम। ठीक है, अब एक और सिंड्रोम होता है जिसमें हमें बनाना साइन दिखता है। ठीक है, दैट इज एर्नोल्ड चायरी सिंड्रोम। इसमें भी बनाना साइन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ में स्पाइना बाइफिडा, एर्नोल्ड चायरी सिंड्रोम ये सारे क्वेश्चन में आ जाए एंड एक्सेप्ट का क्वेश्चन आए, तो ये ध्यान रखना है कि जो अर्नोल्ड चायरी सिंड्रोम होता है इसमें भी बनाना साइन जो है वो दिखता है। अब अर्नोल्ड चायरी सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन हर्निएशन होता है, ब्रेन हर्निएशन। ठीक है, एंड ब्रेन हर्निएशन जब होता है तो इसमें हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, एंड जब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होता है सो वहां पे होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ, ऑब्स्ट्रक्शन इन
फ्लो ऑफ CSF। ठीक है, सो हमको दो चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि स्पाइना बाइफिडा में भी बनाना साइन दिखती है USG में, एंड एर्नोल्ड चायरी सिंड्रोम में भी हमें बनाना साइन जो है वो दिखता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the BMI of an adult is below 18 kg per meter square, the condition is termed as। ठीक है, एक अडल्ट का BMI जो है वो 18 kg per meter square है, तो आप उस कंडीशन को क्या कहोगे? That patient will come under underweight, that adult will come under overweight, the adult will come under obese, or the pre-obese। So normal BMI कितना होता है? It is 18.5 to 24.9। ठीक है, so obviously if it is less than 18.5 it comes under underweight, and if it comes more than 24.9 it comes overweight। ठीक है, so यहाँ पे पेशेंट कौन से कंडीशन में आ जाएगा? yes, it is less than 80 kg, it comes under underweight। clear? okay, next question। which among the following condition is accompanied by distant muffled heart sound and prominent neck vessels? ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपको मफल्ड हार्ट साउंड मिलेगा एंड प्रोमिनेंट यानी कि जो नेक वेसल्स है वो डिस्टेंडेड मिलेगी? कार्डियोजेनिक शॉक में, कार्डियक टेम्पोनेट में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, डिसेक्टिंग thoracic aortic aneurysm में। yes, it will seen in cardiac tamponade। कार्डियक टेम्पोनेट में हमेशा याद रखना मफल्ड हार्ट साउंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइन। ठीक है, इसी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन होता क्या है? पेरिकार्डियल effusion। क्या होता है पेरिकार्डियल effusion? accumulation of fluid into the parietal and the visceral pericardium। ठीक है, accumulation of fluid in between parietal and visceral pericardium। ठीक है, एंड इसी को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। अब अगर कार्डियक टेम्पोनेट हो गया है तो वो कैसे इंडिकेट किया जाएगा? क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती है कार्डियक टेम्पोनेट में? पल्सस पैराडॉक्सस। ठीक है, पल्सस पैराडॉक्सस मिलता है, डिक्रीज पल्स प्रेशर, देन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, distended jugular veins, muffled heart sound, and very important clear lung sound। कार्डियक टेम्पोनेंट में कभी भी आपको क्लियर लंग साउंड मिलेगा एंड मफल्ड हार्ट साउंड मिलेगा। ठीक है, एंड देयर विल बी टेकीकार्डिया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following nursing intervention is necessary for a client who had silver nitrate dressing applied to his burns? ठीक है, एक पेशेंट को बर्न हो गया है, उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का ड्रेसिंग किया हुआ है। ठीक है, सो कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि नेसेसरी है वो क्लाइंट के लिए जिसको सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई किया हुआ है? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। एक बर्न का पेशेंट है, उसको सिल्वर नाइट्रेट का ड्रेसिंग किया हुआ है। अब नर्सिंग स्टाफ के लिए ऐसा कौन सा इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को सिल्वर नाइट्रेट है तो शी हैज टू बी केयरफुल। ठीक है, क्या करना चाहिए उसे? restrict the fluid intake, change the dressing every 2 hours, keep the dressing wet, and frequently observe for the black discoloration। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। सिल्वर नाइट्रेट का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, एक एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, सिल्वर नाइट्रेट का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ये ना डिस्कलरेशन ऑफ स्किन करता है। ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कौन से कलर्स में करता है? ब्राउन एंड ब्लैक।
तो देखो पेशेंट को अगर सिल्वर नाइट्रेट लगाया है तो वहां पे चांसेस है कि, चांसेस नहीं होगा ही, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगा ब्राउन एंड ब्लैक। अब अगर हमें इस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को बचाना है तो उसके लिए हमें उस ड्रेसिंग को जो है वो वेट रखना पड़ेगा टू रिड्यूस दिस डिस्कलरेशन। ठीक है, कीप द ड्रेसिंग वेट टू रिड्यूस discoloration। ठीक है, so according to the option number C is correct, that keep the dressing wet। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की ड्रेसिंग को वेट रखेंगे so it will reduce this discoloration of the skin। clear? okay, next question। out of the following the bony labyrinth of the inner ear consist। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि ईयर जो होता है, इनर ईयर, बोनी लेब्रिंथ ऑफ इनर, इनर ईयर का एक पार्ट होता है बोनी लेब्रिंथ, वो क्या कंसिस्ट करता है? ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी कैनल, कॉक्लिया और द पिना। ठीक है, इनर ईयर के बारे में बात कर लेंगे। इनर ईयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ, सॉरी बॉबी नहीं, बोनी लेब्रिंथ, और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। एक होता है बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ जो है इट कंसिस्ट द वेस्टिब्यूल। ठीक है, इट कंसिस्ट द सेमी ल्यूनार कैनल, सॉरी सेमी सर्कुलर कैनल, इट कंसिस्ट द कॉक्लिया। ठीक है, एंड कॉक्लिया के अंडर अगेन इट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज स्केला वेस्टिबुला, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, देन स्केला मीडिया एंड लास्टली स्केला टिम्पैनी। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन बॉनी लेब्रिंथ क्या क्या कंसिस्ट करता है? ऑडिटरी ऑसिकल्स नो, ऑडिटरी कैनाल नो, पिना नो, बट यस कॉक्लिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेंटा सिक्रीट्स ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट वन। प्लेसेंटा सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द एस्ट्रोजन। सी, प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, एचसीजी को भी करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, एंड ईस्ट्रोजन को भी करता है। ठीक है, बट ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किसके थ्रू रिलीज होता है? इट ऑलवेज सिक्रीट्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो एक्सेप्ट में आपका आंसर आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्लेसेंटा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एचसीजी दोनों को, तीनों को सिक्रीट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient was started on the dialysis and he developed the disequilibrium। एक पेशेंट को डायलिसिस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन पेशेंट को डिसइक्विलिब्रियम हो चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी स्टार्टेड। ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को कौन सा ड्रग स्टार्ट करना चाहिए? इथेक्रेनिक एसिड, मैनिटोल, ब्यूमेटैनेट एंड नेजिरिटीड। विच ड्रग वी शुड स्टार्ट फॉर द पेशेंट? सी, एक्चुअली होता क्या है इसमें, हम पेशेंट को जब डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो जो यूरिया एसिड है, यूरिक एसिड है, वो बाहर आ जाता है, बट जो वेसल्स के अंदर में यूरिया रह जाता है, यूरिक एसिड रह जाता है, वो एक बैक फ्लो के साथ ना ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, सी अगेन आई एम टेलिंग, डायलिसिस के थ्रू यूरिक एसिड किडनी से तो बाहर निकल जाएगा बट ब्रेन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है, वहां की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स में से ब्रेन के अंदर एंटर कर लेता है, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज osmolarity of brain, the uric acid from the vessels go into brain
leads to cerebral edema and lastly causes disequilibrium. ठीक है, सो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, वी विल गिव मैनिटोल। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम देते हैं मैनिटोल ताकि वो सेरेब्रल एडिमा जो है वो रिड्यूस हो चुके एंड पेशेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है वो ट्रीट हो सके। ठीक है, नो एथिक्लिनिक एसिड, नो ब्यूमेटेनेट, नो रेसिडिटी, यहाँ पे हम मैनिटोल देंगे पेशेंट को। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।